हाँ जी, आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग पढ़ेंगे डिविडेंड मॉडल। ठीक है, डिविडेंड मॉडल का मतलब क्या है, डिविडेंड थ्योरी। ठीक है, डिविडेंड थ्योरी पढ़ने से पहले मैंने आपको 3 तरह के डिसीजन पढ़ाए हुए हैं, जिसमें पहला डिसीजन पढ़ाया था फाइनेंसिंग डिसीजन, जिसमें हम लोग ये डिसाइड करते थे किस किस सोर्सेज से किस किस रेशियो में कितना कितना फंड कलेक्ट करना है, किस किस सोर्सेज से किस किस रेशियो में कितना फंड कलेक्ट करना है, ये बताने का काम किया था फाइनेंसिंग डिसीजन ने या फिर फाइनेंशियल डिसीजन ने। ठीक है, जो कि रिलेटेड था हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर से, ये बात हम लोग पहले कर चुके हैं। अब यहाँ पर पैसा इकट्ठा करने के बाद हम लोगों ने भैया इन्वेस्टमेंट की थी। इन्वेस्टमेंट करने के 2 तरीके बताए थे। एक हम लोग करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जो कि हमारा कहलाता था कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। एक हम लोग करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, जो कि हमारा कहलाता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन। जो शॉर्ट टर्म के लिए की जाती है वो करंट असेट्स में की जाती है, जो लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है वो फिक्स असेट्स में की जाती है। अब पैसा इकट्ठा करने के बाद इन्वेस्टमेंट कर दी भैया, इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप क्या करोगे, अर्निंग करोगे। अब अर्निंग का कितना हिस्सा आपने, जिन्होंने पैसे आपके पास लगा रखे हैं, मतलब शेयर होल्डर हैं जो, उनको एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है। और फ्यूचर में आने वाली कंटीजेंसीज, जो भविष्य में आने वाली समस्याएं हैं, उनके लिए क्या करना है, रिटेन करके रखना है। भविष्य में आने वाली समस्याओं के लिए रिटेन करके रखना है। ठीक है, दूसरी बात शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस बात का निर्णय जिस डिसीजन में लिया जाएगा वो डिविडेंड डिसीजन कहलाएगा। वो डिविडेंड डिसीजन या फिर डिविडेंड पॉलिसी कहलाएगा कि हम लोगों ने अर्निंग की, अब उस अर्निंग का कितना हिस्सा आपने शेयर होल्डर में डिविडेंड के रूप में बांटना है, कितना आपने फ्यूचर की कंटीजेंसीज के लिए रिटेन करके रखना है, यही आपका डिविडेंड डिसीजन या डिविडेंड पॉलिसी कहलाएगा। तो डिविडेंड पॉलिसी इज द पॉलिसी यूज्ड बाय कंपनी टू डिसाइड हाउ मच इट विल पे आउट द शेयर होल्डर एज डिविडेंड, डिविडेंड के रूप में दे देंगे। ठीक है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट आर केप्ट इन द कंपनी एज रिटेन्ड अर्निंग, कितना हिस्सा शेयर होल्डर में डिविडेंड के रूप में बांट दिया जाएगा और कितना एज रिटेन्ड अर्निंग रख लिया जाएगा। ठीक है, जो पार्ट बांटा जाएगा वो डिविडेंड कहलाएगा, जो पार्ट बचा के रखा जाएगा उसको रिटेन्ड अर्निंग कहेंगे। ठीक है, फॉर द शेयर वैल्यूएशन मॉडल, वैल्यू ऑफ ए शेयर डिपेंड मच ऑन द अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर। जो ये क्या कहता है कि जो शेयर की वैल्यू है वो डिपेंड करती है कि आप लोग कितना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिविडेंड्स आर यूजुअली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ कैश, डिविडेंड कैश के रूप में भी दिया जा सकता है। ठीक है, डिविडेंड शेयर डिविडेंड भी हो सकता है। कहता है व्हेन ए कंपनी डिस्ट्रीब्यूट ए कैश डिविडेंड, जब कैश डिविडेंड पे करेगी, इट मस्ट हैव सफिशिएंट कैश टू डू सो। अगर कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर को कैश डिविडेंड दे रही है तो उसके पास ये आवश्यकता है, जरूरी है कि सफिशिएंट कैश हो। इससे क्या होगा, डिविडेंड अगर आपने देना है तो कैश फ्लो होगा, कैश फ्लो इशू क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट जनरेटेड मे नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ कैश। अब आपने जो प्रॉफिट कमाया है वो हो सकता है कि कैश में ना हो, तो इससे क्या हो जाएगा, कैश की कमी हो जाएगी। तो ये क्या कहता है कि डिविडेंड आपका कैश के रूप में भी दिया जा सकता है और शेयर डिविडेंड के रूप में भी दिया जा सकता है। जब कंपनी ने कैश के रूप में डिविडेंड देना है तो कंपनी के पास क्या होना चाहिए, सफिशिएंट कैश मस्ट बी अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, अगली बात क्या कहता है, इन्वेस्टर अर्न रिटर्न फ्रॉम देयर शेयर्स। इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, अपनी अर्निंग कमाते हैं शेयर से, किस रूप में, कैपिटल गेन के रूप में और डिविडेंड यील्ड के रूप में। डिविडेंड यील्ड क्या है, एक इंपॉर्टेंट रेशियो है in evaluating investment. The ratio of the actual distribution or dividend and the total distribution profit is called dividend payout ratio. ठीक है, ये क्या कहता है, the ratio of the actual distribution or dividend and the total distribution। ठीक है, यानी कि जो आपने प्रॉफिट कमाया और जो आपने डिविडेंड पे किया उसके रेशियो को हम लोग डीपी रेशियो कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, डीपी रेशियो कहते हैं, डिविडेंड पे आउट रेशियो कहते हैं। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला डीपीएस बाय ईपीएस होता है। अर्निंग पर शेयर में से डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर जो दे दिया वो क्या कहलाएगा, डीपी रेशियो कहलाएगा। हाँ जी, डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस का वो हिस्सा होता है, ठीक है, विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर। डिविडेंड वो हिस्सा होता है बिजनेस का, प्रॉफिट का, जो शेयर होल्डर में क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इसके बारे में 2 अप्रोचेस हैं। पहली अप्रोच क्या कहता है, डिविडेंड इज पेड ऑन प्रेफरेंस एज वेल एज इक्विटी। ठीक है, दोनों के बाद दिया जाता है। ठीक है, डिविडेंड इज पेड ऑन प्रेफरेंस एज वेल एज इक्विटी, प्रेफरेंस और इक्विटी दोनों को दिया जाता है। ठीक है, प्रेफरेंस की रेट फिक्स होती है, ठीक है, और इक्विटी की रेट फिक्स नहीं होती। इन डिविडेंड पॉलिसी में क्या देता है, कितना हिस्सा आपने प्रॉफिट का रिटेन करके रखना है और कितना आपने डिविडेंड के रूप में
बांटना है, ये डिविडेंड पॉलिसी कहलाती है। ठीक है, ये दो पार्ट है हमारे पास भी। डिविडेंड क्या दिया जाता है, प्रेफरेंस पर भी दिया जाता है और इक्विटी पर भी दिया जाता है। ठीक है, प्रेफरेंस की रेट क्या होती है, फिक्स होती है। इक्विटी की रेट प्री डिटरमाइन नहीं होती। अगली बात, हम लोग डिविडेंड पॉलिसी में यही तो डिसाइड करते हैं कि हाउ मच प्रॉफिट हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, डिविडेंड के रूप में कितना बांटना है और कितना रिटेन करना है। उसके बाद दो पॉसिबल अप्रोचेज है। अगर आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, तब आप क्या करोगे, तब आप अपने प्रॉफिट को रिटेन करोगे। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग डिसीजन क्या कहता है, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग डिसीजन के रूप में अगर इस अप्रोच को अपनाएं तो ये क्या कहती है, ये कहती है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है तो आपको रिटेन करना चाहिए। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए, रिटेन करना चाहिए। अब रिटेन करने के लिए कंडीशन आपके पास क्या होनी चाहिए, आपकी जो रिटर्न है वो आपकी कॉस्ट से ज्यादा होनी चाहिए। एज ए मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ डिसीजन। ठीक है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपकी रिटर्न कॉस्ट से कम है तो आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, क्योंकि शेयर प्राइस के ऊपर हाई इंपैक्ट पड़ता है डिविडेंड का। दो अप्रोचेस हैं। एज ए लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग डिसीजन के रूप में देखें तो आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है तो आपको रिटेन करना चाहिए। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात क्या है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो आपको क्या कर देना चाहिए, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। डिविडेंड पॉलिसी बेस्ड है कुछ क्वेश्चंस पे भी, हाउ मच, कितना डिविडेंड कंपनी को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। ठीक है, इसका इंपैक्ट क्या होगा डिविडेंड पॉलिसी का कंपनी के शेयर प्राइस के ऊपर। ठीक है, अगर डिमांड डिविडेंड अगर चेंज होता है तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या होगा। उसके बाद काइंड ऑफ डिविडेंड, कैश जो कैश पे किया जाए। ठीक है, कैश डिविडेंड इज मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ डिविडेंड पे आउट। ठीक है, कंपनी इशू करती है डिविडेंड टू ऑल शेयर होल्डर वेयर द मनी इज डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट ऑफ द शेयर होल्डर, के बैंक अकाउंट में डाल दी जाती है। ठीक है, एज पर द होल्डिंग ऑफ द इन्वेस्टर, जितने शेयर आपके पास हो उस हिसाब से आपका बनता डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में डाल दिया जाता है। ठीक है, यूजुअली देयर इज अ प्री डिफाइंड प्रोसेस फॉर द डिविडेंड डिक्लेरेशन। डिविडेंड डिक्लेरेशन के लिए प्री डिफाइंड क्या होती है, प्रोसेस होती है। आपका जो डिविडेंड डिक्लेयर करने का काम किया जाता है ये कंपनी के द्वारा एजीएम में किया जाता है, एनुअल जनरल मीटिंग में किया जाता है। उसके बाद स्टॉक डिविडेंड या बोनस शेयर। अब बोनस शेयर आपको सभी को पता है कि वो फ्री में दिए जाते हैं, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे दिए जाते हैं। अंडर दिस द कंपनी इशू शेयर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर देती है, फिक्स प्रोपोर्शन में देती है, कैश डिविडेंड के साथ देती है या फिर कैश डिविडेंड के स्थान पर देती है। इनको हम लोग बोनस शेयर कहते हैं। बोनस शेयर फ्री में दिए जाते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे दिए जा सकते हैं, कैश डिविडेंड के साथ दिए जा सकते हैं, कैश डिविडेंड की जगह दिए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10 के पीछे एक शेयर मिलेगा, जिसके पास ऑलरेडी 10 शेयर हैं उसको एक शेयर बोनस के रूप में मिलेगा। 100 है तो 10 मिलेंगे, 1000 है तो 100 शेयर मिलेंगे। ये हमारा क्या है, अनुपातिक बेसिस या फिर प्रोपोर्शनेट बेसिस है। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रोपोर्शनेट बेसिस है। स्टॉक डिविडेंड, ठीक है। अब बोनस शेयर तभी इशू किए जा सकते हैं, फुली पेड शेयर्स को ही बोनस शेयर इशू किए जा सकते हैं, यानी फुली पेड होल्डर को ही क्या इशू किए जाएंगे, बोनस शेयर इशू किए जाएंगे। अब बोनस शेयर इशू किस में से कर सकते हो आप लोग, सिक्योरिटी प्रीमियम में से कर सकते हो, ठीक है, जनरल रिजर्व में से कर सकते हो। हाँ जी, इसके बाद है डिविडेंड के टाइप है। कैश डिविडेंड, कैश डिविडेंड कौन सा होगा, पेड इन कैश पर शेयर। ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ डिविडेंड, जो हमारा कैश डिविडेंड है ये मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ डिविडेंड है। ये मोस्टली कैश में दिया जाता है, ये कैश में ही पे किया जाता है। ठीक है, पेड इन कैश पर शेयर दिया जाता है। स्टॉक डिविडेंड इशूड व्हेन लो ऑपरेटिंग कैश, जब आपके पास कैश कम हो तब स्टॉक डिविडेंड यूज किया जाता है। शेयर होल्डर क्या करते हैं, एडिशनल शेयर मिलते हैं, स्टॉक डिविडेंड को अभी हमने नाम दिया था बोनस शेयर दिए जाते हैं। ठीक है, स्क्रिप डिविडेंड क्या होगा, इशू प्रोविजरी नोट एंड डिविडेंड इन शॉर्टर मैच्योरिटी पीरियड। एक सेकंड होल्ड करना।
हाँ जी, स्क्रिप डिविडेंड में इशू किए जाते हैं प्रोमिसरी नोट एंड डिविडेंड इन शॉर्टर मैच्योरिटी पीरियड के, ठीक है। यूज्ड व्हेन देयर इज अ लेस फंड इन द फर्म, जब फर्म में फंड्स की कमी हो तब इशू किया जाता है प्रोमिसरी नोट एंड डिविडेंड इन शॉर्टर मैच्योरिटी पीरियड के। वो कौन सा डिविडेंड कहलाता है? स्क्रिप डिविडेंड कहलाता है। अब बॉन्ड डिविडेंड कौन सा होगा? स्क्रिप डिविडेंड जैसा होता है, इसमें लॉन्गर मैच्योरिटी के पीरियड के बेरियर इंटरेस्ट वाले बॉन्ड्स इशू किए जाएंगे, ठीक है। उसका प्रॉपर्टी डिविडेंड में असेट्स की फॉर्म में दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर वर्किंग इन ए शुगर मिल, ठीक है, तो शेयर होल्डर के पास आपको देने के लिए बोनस के रूप में पैसे ना हो, तो वो आपको बोनस देना चाहिए या फिर डिविडेंड देना चाहिए, तो आपको चीनी की बोरी दे दे, तो क्या रहता है? प्रॉपर्टी डिविडेंड, ठीक है। वैल्यू ऑफ असेट्स रीस्टेटेड दैट ऑफ द पेमेंट के बदले में आपको असेट्स दे दी जाती है। लिक्विडेटिंग डिविडेंड, रिटर्न ऑफ ओरिजिनल कैपिटलाइज्ड डिविडेंड, जब आपकी ओरिजिनल पूंजी डिविडेंड के रूप में वापस आए तो उसको क्या कहते हैं? लिक्विडेटिंग डिविडेंड कहते हैं। कब दी जाती है? क्लोजिंग ऑफ द कंपनी के टाइम पे। इंटरम डिविडेंड कौन सा होता है? कहता है नॉर्मली द डिविडेंड इज पेड द एंड ऑफ द ईयर में दिया जाता है, परंतु समटाइम डायरेक्टर डिसाइडेड टू पे इन मिड, वी से बिटवीन टू एजीएम, दो जनरल एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में जब डिविडेंड पे किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरम डिविडेंड। कहता है वैसे तो डिविडेंड पे किया जाता है एंड ऑफ द ईयर में, परंतु डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि इसको डिविडेंड को पे किया जाए बिटवीन टू एजीएम, दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में पे किया जाए, तो वो कहलाता है इंटरम डिविडेंड, ठीक है। फिर आता है एक्स्ट्रा डिविडेंड। अब एक्स्ट्रा डिविडेंड कौन सा होगा? कहता है समटाइम कंपनी डोंट वांट टू चेंज द रेट ऑफ डिविडेंड, चेंज नहीं करना चाहती, मतलब ड्यू टू एडिशनल ज्यादा प्रॉफिट होने की वजह से ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट बांट देती है रेगुलर डिविडेंड के रूप में, अलोंग विद द रेगुलर डिविडेंड के साथ एक्स्ट्रा प्रॉफिट बांट देती है। तो एक्स्ट्रा डिविडेंड का मतलब क्या है कि सम टाइम कंपनी अपनी रेट ऑफ डिविडेंड चेंज नहीं करना चाहती, परंतु सम टाइम उनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाने पर एडिशनल प्रॉफिट का कुछ हिस्सा एज ए डिविडेंड बांट दिया जाता है रेगुलर डिविडेंड के साथ। प्रॉपर्टी वाला अपन ने अभी पढ़ा है, इन काइंड दिया जाता है, कैश की बजाय काइंड में दिया जाता है। एग्जांपल शू कंपनी डिस्ट्रीब्यूट शूज। बॉन्ड डिविडेंड इन फॉर्म ऑफ बॉन्ड दिया जाता है। कंपोजिट डिविडेंड पार्शियली इन कैश पार्शियली इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। इंटरम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड में क्या अंतर होता है? इंटरम डिविडेंड इज दैट इंटरम डिविडेंड इज वन दैट इज डिक्लेयर्ड पेड इन द मिडल ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, साल के बीच में जो दिया जाए वो इंटरम कहलाता है। फाइनलाइजेशन ऑफ द अकाउंटिंग ईयर अकाउंट्स फॉर देयर, कंपनी के अकाउंट्स फाइनलाइज करने से पहले दिया जाता है और साल के बीच में दिया जाए वो इंटरम डिविडेंड कहलाएगा, ठीक है। फाइनल डिविडेंड कौन सा डिविडेंड होगा? फाइनल डिविडेंड इंप्लाइज दैट द डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो बीओडीज के द्वारा डायरेक्टर के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है, एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर किया जाए आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी कि खाते बंद करने के बाद कंपनी की जो एजीएम हो उसमें जो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाए वो फाइनल डिविडेंड कहलाता है। अनाउंसमेंट रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो इंटरम डिविडेंड है वो रिकमेंड किया जाता है किसके द्वारा? बीओडीज के द्वारा, और अप्रूव किया जाता है शेयर होल्डर के द्वारा। और इसको फाइनल डिविडेंड को अनाउंस करने वाले कौन होते हैं? बीओडीज होते हैं, ठीक है। टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, ये बिफोर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले प्रिपेयर किया जाता है इंटरम डिविडेंड, और आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया जाता है हमारा फाइनल डिविडेंड, ठीक है। रेवोकेशन, वापस लेना, इट कैन बी रिवोक्ड विद द कंसेंट ऑफ ऑल द शेयर होल्डर, सारे शेयर होल्डर की सहमति से इसको वापस लिया जा सकता है, परंतु फाइनल डिविडेंड को रिवोक नहीं किया जा सकता। रेट ऑफ डिविडेंड इंटरम में कम होती है, ठीक है, जबकि फाइनल में कंपैरेटिवली हाई होती है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एओ, इट इज डिक्लेयर्ड बाय ओनली व्हेन आर्टिकल स्पेसिफाई परमिट्स द डिक्लेरेशन, यानी कि जब एओ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है जिसमें हमारे कंपनी के संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन होते हैं, अगर उसमें स्पेसिफाई किया गया है तभी आप लोगों को इंटरम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फाइनल डिविडेंड कौन सा होता है? डजंट रिक्वायर एनी स्पेशल प्रोविजन इन द आर्टिकल, में कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ये आ गया रेगुलर कैश डिविडेंड हो गया हमारा, एक्स्ट्रा डिविडेंड हो गया, स्पेसिफिक डिविडेंड हो गया, लिक्विडेटिंग डिविडेंड हो गया, हम लोगों ने पढ़ लिया। फैक्टर इफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? फंड की लिक्विडिटी आपके डिविडेंड पॉलिसी को इफेक्ट करेगी, पास्ट डिविडेंड रेट किस रेट से चल रहा है, अर्निंग स्टेबिलिटी, डेट ऑब्लाइजेशन, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, कंट्रोल पॉलिसी, शेयर होल्डर एक्सपेक्टेशंस, पास्ट डिविडेंड रिस्क, कंपनी की फाइनेंशियल पॉलिसी, लीगल रिस्ट्रिक्शंस, बोरोइंग एबिलिटी, इंपैक्ट ऑफ ट्रेड साइकिल, कॉर्पोरेट टैक्सेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी, ये सारे के सारे वो फैक्टर हैं जो हमारे डिविडेंड पॉलिसी को प्रभावित करते हैं, ठीक है। ये हमारे काम के नहीं है, हम लोग इसको पहले अच्छे से पढ़ चुके हैं। हाँ जी, हमारे काम की है यहाँ पर डिविडेंड थ्योरीज, ठीक है। डिविडेंड थ्योरीज हमारे पास क्या है? दो प्रकार की है, एक है रेलिवेंट, ठीक है, एक है इरेलीवेंट।
ठीक है, एक है रेलिवेंट और एक है हमारी इरेलीवेंट। ठीक है, रेलिवेंट में दो आएंगे हमारे, ठीक है, गॉर्डन, वॉल्टर। ठीक है, यहां कौन सा नाम मशहूर है, एमएम का। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये वाली थ्योरीज। ठीक है, डिविडेंड थ्योरीज कहता है। ठीक है, रेलिवेंस, इरेलीवेंस। अब रेलिवेंस इरेलीवेंस में क्या फर्क है? रेलिवेंस थ्योरीज विच कंसीडर, जो कंसीडर करती हैं डिविडेंड डिसीजन टू बी रेलिवेंट एज इट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म। जो थ्योरीज मान के चलती हैं कि डिविडेंड का देना या ना देना इंपैक्ट करेगा वैल्यू ऑफ फर्म को, वो रेलिवेंस कहलाती हैं। और जो सोचती हैं कि डिविडेंड का देना ना देना, ठीक है, कोई फर्क नहीं डालेगा फर्म की वैल्यू पर, वो कहलाती है इरेलीवेंस थ्योरीज। अब जो रेलिवेंट थ्योरीज है वो उसमें सबसे पहला आता है हमारा वोल्टर मॉडल, फिर आता है गॉर्डन मॉडल, और इरेलीवेंस में आती है मोदी, गिलानी, मिलर। ठीक है, और ट्रेडिशनल चौथे नंबर पे क्या आती हैं, ट्रेडिशनल आती हैं हमारी। ठीक है जी, ये हमारी क्या है, थ्योरीज है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे वाल्टर मॉडल। वाल्टर मॉडल क्या कहता है हमारा, ठीक है, ये सबसे पहले ध्यान रखना है, रेलिवेंस है, देने वाला जेम्स ई वोल्टर है। कब दिया था, 1963 में दिया था। हाँ जी, ये वोल्टर ने दिया था, जेम्स ई वोल्टर। ठीक है, रेलिवेंस थ्योरी है, जेम्स ई वोल्टर ने दिया था, 1963 में दिया था। ठीक है, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप शो करता है, ये वाला आर और के के बीच में रिलेशनशिप शो करता है। ठीक है, आर और के के बीच में रिलेशनशिप शो करने का मतलब क्या है, आर का मतलब है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, के का मतलब है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। यानी कि ये वाला मेथड जो है हमारा रिलेशनशिप शो करता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बीच में रिलेशनशिप शो करता है। पहला रिलेशनशिप कहता है अगर आर इज ग्रेटर देन के, आपके रिटर्न ज्यादा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, तो कंपनी को क्या करना चाहिए, रिटेन करना चाहिए। तो ये वाली फर्म कहलाती है। तो इस केस में जो डीपी रेशियो होगा वो 0 होगा। डीपी रेशियो क्या, सॉरी, डीपी रेशियो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, पहली केस। दूसरा केस हो सकता है हमारा आर इज लेस देन के। आर इज लेस देन के में क्या होगा कि कंपनी को डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड, ये हमारी क्या कहलाती है, डिक्लाइन फर्म कहलाती है। ये हमारी क्या कहलाती है, डिक्लाइन फर्म कहलाती है। ठीक है जी, तो तीसरे में बराबर होगा तो न्यूट्रल रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तीन कंडीशन मैंने बताई आपको कि जो वोल्टर मॉडल है, ठीक है, जेम्स ई वोल्टर, रेलिवेंस, तीसरी बात ये रेट ऑफ रिटर्न या फिर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बीच में संबंध बताता है। चौथी बात, अगर आर ग्रेटर देन के है तो वो ग्रोथ फर्म है। ग्रोथ फर्म होने के साथ उसको क्या करना चाहिए, रिटेन करना चाहिए। रिटेन करने के बाद यहां पर डीपी रेशो क्या होगा, 0 होगा, मतलब डिविडेंड कुछ भी नहीं बांट रहे। पांचवी बात, आर लेस देन के ही है तो वो डिक्लाइन फर्म है। ठीक है, तो उसको क्या करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहेगी तो उसका डीपी रेशो क्या होगा, डीपी रेशो यहाँ पर 100% होगा। ठीक है, अगली कंडीशन हो सकती है कि आर इज इक्वल टू के। यहाँ पे फर्म क्या रहेगी, न्यूट्रल रहेगी। ठीक है, यहाँ पर चाहे डिस्ट्रीब्यूट करे चाहे रिटेन करे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे डिस्ट्रीब्यूट करो चाहे रिटेन करो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब है कि सारे का सारा बांट दो, चाहे सारे का सारा रिटेन कर लो। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूट्रल होती है फर्म यहाँ पर। ठीक है, तो अब आगे कहता क्या है, अकॉर्डिंग टू वॉल्टर ऑप्टिमल डिविडेंड इज डिटरमाइंड बाय, optimal dividend is determined by the changing the dividend per share until the market price per share is maximized। ये क्या कहता है कि optimal dividend is determined by changing the dividend per share until the market price per share is maximized। ये कहता है optimal dividend policy क्या होगी, आपको dividend per share बदलते रहना है जब तक कि MPS क्या ना हो जाए, मैक्सिमाइज ना हो जाए।
ऑप्टिमल डीपी रेशियो विल बी इक्वल टू 0%। किस केस में? आर इज ग्रेटर देन के केस में ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी क्या होगी कि आपको डीपी रेशियो कितना रखना है? 0 रखना है। ठीक है, ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% होगा आर लेस देन के में। ठीक है, अगर आर और के बराबर हैं हमारे, ठीक है, तो हमारा डिस्ट्रीब्यूट कर दो चाहे रिटेन कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे बात है कि सवाल क्या आ सकता है? सवाल ये होगा कि अगर डीपी रेशियो 100% है, डीपी रेशियो 100% है, तो वो कैसी फर्म है? तो आप लोग कहेंगे डिक्लाइन फर्म है। ठीक है, अगर 0% है तो वो ग्रोथ फर्म है। ठीक है, एक चीज देखिए, अगर 0% है, अब ग्रोथ फर्म के केस में जो डिविडेंड अगर बढ़ाते चले जाएं हम लोग, तो आपका जो शेयर का प्राइस है वो कम होता चला जाएगा। क्यों कम होता चला जाएगा? क्योंकि हम लोगों ने रिटेन करने के, तभी हम लोग मैक्सिमाइज कर पाएंगे चीजों को। जैसे जैसे आपका डीपी रेशियो बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे शेयर का प्राइस कम होता चला जाएगा। ठीक है, इस केस में क्या होगा कि जैसे जैसे आपका डिविडेंड बढ़ेगा, तो आपके शेयर का प्राइस क्या हो जाएगा? बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि डिविडेंड देने में ही फायदा होगा डिक्लाइन फर्म को। अजम्पशन क्या है इसकी? अजम्पशन इंपॉर्टेंट है इसकी। ठीक है, ओनली सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग इज रिटेन्ड अर्निंग। पहली अजम्पशन है कि इसके पास सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है? रिटेन्ड अर्निंग है। ठीक है, दूसरी परपेचुअल लाइफ है। तीसरी इंटरनल फाइनेंस है, कोई यूज नहीं डेट इक्विटी का, कांस्टेंट रिटर्न है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट रहती है, डीपी रेशियो 100% है। ठीक है, फर्म हैज कांस्टेंट ईपीएस एंड डीपीएस, ईपीएस और डीपीएस कांस्टेंट है। ठीक है, लॉन्ग लाइफ है। ठीक है, तो उसके बाद का फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला क्या आता है? P बराबर D प्लस R अपॉन के ई माइनस डी बटा में के। ठीक है, R रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, के कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है, ई ईपीएस, डी डीपीएस, ठीक है, P प्राइस ऑफ शेयर। ठीक है, ये हमारे क्या है? फॉर्मूला है। ठीक है, ये था हमारा वोल्टर मॉडल। वोल्टर मॉडल में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ये किसने दिया? जेम्स सी वोल्टर ने दिया। रेलिवेंस मॉडल है, कब दिया? 1963 में दिया। ठीक है, अगली बात ये क्या करता है? आर और के के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है। अगर आर ग्रेटर देन की है तो ग्रोथ फर्म है, डीपी रेशियो 0%। आर लेस देन के है, डिक्लाइन फर्म है, तो वहां पर डीपी रेशियो क्या होगा? 100% होगा। अगर आर इक्वल टू के है तो न्यूट्रल रहेगा, चाहे डिस्ट्रीब्यूट करो चाहे रिटेन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब अगर ग्रोथ फर्म है, ग्रोथ फर्म के केस में अगर डीपी रेशियो बढ़ता चला जाएगा तो शेयर का प्राइस कम होता चला जाएगा। डिक्लाइन फर्म के केस में अगर डिविडेंड बढ़ता चला जाएगा तो शेयर का प्राइस बढ़ता चला जाएगा। पेपर में सवाल पूछे कि ग्रोथ फर्म के केस में, ठीक है, डीपी रेशियो और शेयर प्राइस के बीच में कैसा संबंध होता है? तो हम लोग कहेंगे नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। ग्रोथ फर्म के केस में, ठीक है, डीपी रेशियो और शेयर प्राइस के बीच में कैसा संबंध होता है? नेगेटिव रिलेशन होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। इसका फॉर्मूला था डी प्लस आर बाय के ई, ब्रैकेट ई माइनस डी बाय में ओवरऑल के ई। आर रेट ऑफ रिटर्न, के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ई ईपीएस, डी डीपीएस, ठीक है, के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये इसके क्वेश्चंस हैं, ऑलरेडी दे बता चुका हूं। द बर्ड इन हैंड थ्योरी क्या है? ठीक है, The theory was developed by the Mayur Gordon ने दी थी और जॉन लिंटर ने दी थी. It is based on the certainty of income obtained from share in form of dividend and capital gains. The theory argues that if dividends are not paid, then they are used to finance profitable projects, which will lead to an increase in share price, thus the realization of capital gain in the future, instead of the immediate dividend. The bird in hand theory क्या कहती है? ये मयूर गॉर्डन और जॉन लिंटर ने दी है। ये सर्टेनिटी ऑफ डिविडेंड पर बेस्ड थ्योरी है। ये थ्योरी क्या कहते हैं कि अगर आपको आज डिविडेंड नहीं मिला, फर्म ने क्या कर लिया? डिविडेंड नहीं दिया, उसने इनकम को रिटेन कर लिया और रिटेन करके दोबारा से प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स में लगा दिया। ठीक है, जिससे क्या होगा? शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट में लगा तो शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा, जो आपको कैपिटल गेन की फॉर्म में फ्यूचर में मिलेगा। क्योंकि आपके लिए तो भी तो शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा तो आपको कैपिटल गेन की फॉर्म में क्या मिलेगा? फ्यूचर में मिलेगा, इमीडिएट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस केस के अपोजिट में चलते हुए कहते हैं कि भैया हमें तो करंट में चाहिए, ठीक है, फ्यूचर में नहीं चाहिए। द बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश।
कहता है भैया आज हाथ में मिल रहा है जो वो बेहतर है भविष्य में मिलने वाले 2 से, आज 1 मिल रहा है बेहतर है भविष्य में मिलने वाले 2 से। अब इस थ्योरी की क्या इंप्लाइज है कि सारे के सारे जो जितने भी इन्वेस्टर वो रिस्क एडवर्स है, वो रिस्क उठाना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं कि भैया आज मिल जाए बेहतर है, भविष्य में कोई भरोसा नहीं है। वो प्रेफर करते हैं सर्टेनिटी ऑफ इनकम को, यानी करंट इनकम को प्रेफर करते हैं। डिविडेंड इनकम क्या है, इमीडिएट और मोर सर्टेन है। कहता है बर्ड इन हैंड कंपेयर टू कैपिटल गेन, अनसर्टेन है वो, क्योंकि भविष्य में मिलने वाला कैपिटल गेन क्या है, अनसर्टेन है। वो सर्टेनिटी पर ज्यादा बल देते हैं कि भैया आज मिल जाए बेहतर है। अब बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश, भविष्य में मिलने वाले कैपिटल गेन से आज का थोड़ा मिला हुआ डिविडेंड बेटर है। गिवन दैट इन्वेस्टर प्रेफर इनकम सर्टेनिटी, a company that pays dividend will have a higher value compared to another company of similar nature that doesn't pay dividend। इस थ्योरी के मुताबिक जो कंपनी डिविडेंड लगातार पे करती है उसकी वैल्यू फर्म की क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू उस कंपनी के जो डिविडेंड लगातार पे नहीं करती। ठीक है, द बर्ड इन हैंड थ्योरी दी किसने दी, जॉन लेंटर और मयूर गोल्डन ने दी है। ठीक है, इसका पूरा मतलब क्या है, पूरा नाम क्या था, बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश, वर्तमान में मिल रहा है जो वो बेहतर है भविष्य में मिलने वाले ज्यादा से। ठीक है, ये इसकी कुछ इंप्लाइज है। गोल्डन मॉडल क्या है, मयूर गोल्डन क्या सजेस्ट करता है, ये भी पॉपुलर मॉडल है, ये भी रेलिवेंट मॉडल है। ये भी कहता है कि अफेक्ट करेगी वैल्यू ऑफ फर्म को। ठीक है, ये बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट असम्पशंस। भाई जो गोल्डन मॉडल है, गोल्डन मॉडल कहता है रेलिवेंस है, मयूर गोल्डन ने दिया है। अगली बात क्या है कि अगर हम लोग डिविडेंड देते हैं तो उसका वैल्यू ऑफ फर्म पर इंपैक्ट पड़ता है। इसकी अजम्पशंस क्या क्या है, कहता है फर्म इज ऑल इक्विटी फर्म। भैया फर्म ऑल इक्विटी फर्म नहीं है, ये भी इसकी मान्यता थी कि रिटेन्ड अर्निंग के थ्रू पैसा इकट्ठा करता है ये भी। ठीक है, फर्म की कोई एक्सटर्नल फाइनेंस नहीं है, एक्सटर्नल फाइनेंस नहीं है तो इक्विटी कहां से आ गया। ठीक है, कहां से पैसा इकट्ठा करता है, रिटेन्ड अर्निंग से। कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी केई, ठीक है, और आर कांस्टेंट रहते हैं। फर्म की परपेचुअल मतलब लॉन्ग लाइफ है, कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, कांस्टेंट रिलेशन रेशियो, ग्रोथ रेशियो किसके निकलता है, बी और आर के। ठीक है, अब बी का मतलब क्या था, बी का मतलब था रिटेंशन। ठीक है, 1 माइनस बी कर देंगे तो डीपी आ जाएगा, क्योंकि देखो 2 हिस्से करते हो आप लोग, प्रॉफिट के 2 हिस्से करोगे, एक हिस्सा रिटेन कर लोगे, एक बांट दोगे। अगर रिटेन किए गए हिस्से को 1 में से लेस कर दिया जाए तो बांटा हुआ हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, आर आपकी रेट ऑफ रिटर्न, बी आपकी रिटेंशन रेशियो, दोनों को मल्टीप्लाई करके निकलती है ग्रोथ रेट। इस अप्रोच का क्या फॉर्मूला रहता है कि डीपी रेशियो ज्यादा, शेयर प्राइस ज्यादा, डीपी कम, शेयर प्राइस कम। यानी कि रिलेशन क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है शेयर प्राइस और डीपी रेशियो के बीच में क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, मतलब पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करोगे उतना शेयर प्राइस क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, P बराबर E 1 माइनस बी, ठीक है, बाय में के ई। ठीक है, P का मतलब प्राइस ऑफ शेयर, E मतलब अर्निंग पर शेयर, 1 माइनस बी डीपी रेशियो, ठीक है, के कैपिटलाइजेशन रेट, जी बी आर क्या है, ग्रोथ रेट, रेट ऑफ रिटर्न और इन्वेस्टमेंट यानी कि आर और जी। ठीक है, बी और आर की मल्टीप्लाई कर दो तो बी आर बन जाता है, जो क्या कहलाता है, ग्रोथ कहलाता है आपकी। ठीक है, हाँ जी, पहला पड़ा वोल्टर। वाल्टर का फॉर्मूला पूछा जाता है डी प्लस आर बाय के ई माइनस डी बाय में के। दूसरा पड़ा गोल्डन, गोल्डन का फॉर्मूला है पी बराबर ई 1 माइनस बी नीचे के बी आर। ठीक है, बी आर का मतलब क्या है, रिटेंशन रेशियो इनटू जो रेट ऑफ रिटर्न है, दोनों मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, जी बन जाएगा। ठीक है, गोल्डन थ्योरी क्या कहती है, यहां पर हम लोगों ने पढ़ लिया वैसे इस थ्योरी को। गोल्डन थ्योरी ऑन डिविडेंड पॉलिसी स्टेट्स दैट द कंपनीज डिविडेंड पे आउट पॉलिसी एंड रिलेशनशिप बिटवीन द आर और के के बीच में रिलेशनशिप को दिखाता है, जो एमपीएस को इन्फ्लुएंस करता है। एमपीएस यहाँ पे निकालने का तरीका बताया गया है कि ईपीएस को अगर आप पे आउट रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाय में के माइनस जी कर दो, ठीक है, तो आपका एमपीएस निकल
आएगा। इसकी अजम्पशंस हैं कि कोई डेट नहीं है, कोई एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नहीं है, कांस्टेंट आईआरआर है, केई कांस्टेंट है, परपेचुअल अर्निंग है, कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है, रिटेंशन रेशियो कांस्टेंट रहता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ग्रेटर देन ग्रोथ रेट से ज्यादा होती है। ठीक है, तीन तरीके हैं वही, आर इज ग्रेटर देन के है तो री इन्वेस्टमेंट कर दो, आर इज लेस देन के है, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इक्वल टू है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी आलोचना क्या है, ये मान के चलता है कि क्या क्या कांस्टेंट रहता है, आईआरआर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये क्या क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, इसकी आलोचना की गई है। ठीक है, इरेलीवेंस ऑफ डिविडेंड, कहता है डिविडेंड पॉलिसी हैज नो इंपैक्ट ऑन द शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी। ठीक है, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द डिविडेंड रेट एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म। जो इरेलीवेंस थ्योरी है वो क्या कहती है कि भैया डिविडेंड पॉलिसी के परिवर्तन का, यानी कि डिविडेंड देने या ना देने का, डिविडेंड पॉलिसी का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी के ऊपर, कोई रिलेशनशिप नहीं है डिविडेंड के रेट के घटने घटने बढ़ने देने का वैल्यू ऑफ फर्म के साथ। डिविडेंड डिसीजन क्या है, इरेलीवेंट है ऑन द वैल्यू ऑफ द फर्म। इसको देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, मोदी गिलानी मिलर है। एक मेजर अप्रोच दी है इसको इरेलीवेंस डिविडेंड को। अब इरेलीवेंस अप्रोच देने में वाले कौन है, मोदी गिलानी मिलर है। अकॉर्डिंग टू एमएम, a perfect market condition, the dividend policy of the company is irrelevant, doesn't affect the value of the firm की वैल्यू को इफेक्ट नहीं करते। इस कंडीशन में परफेक्ट मार्केट, इन्वेस्टर रैशनल है, इसकी एजम्पशंस हो जाएंगी, परफेक्ट मार्केट है, रैशनल इन्वेस्टर्स हैं, टैक्स की अब्सेंस है। ठीक है, बिटवीन डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन जो टैक्स है, डिविडेंड इनकम के ऊपर टैक्स है और कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, गिवन द फर्म्स इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, इस डिविडेंड पॉलिसी may have no influence on the market price of the share। तो एमएम अप्रोच क्या कहती है कि इरेलीवेंस अप्रोच है, दी किसने है, मोदी गिलानी एंड मिलर ने दी है। ठीक है, ये क्या कहता है, परफेक्ट मार्केट कंडीशन है। डिविडेंड पॉलिसी क्या है, इरेलीवेंट है, मतलब डिविडेंड देने का या ना देने का वैल्यू फर्म के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, ये वैल्यू फर्म को इंपैक्ट नहीं करती। ठीक है, इसकी कुछ अजम्पशंस है, जैसे परफेक्ट कैपिटल मार्केट होगी, इन्वेस्टर रैशनल हो जाना, टैक्स का अब्सेंस हो जाना। ठीक है, डिविडेंड पॉलिसी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता मार्केट प्राइस ऑफ शेयर के ऊपर। ठीक है, ये आ गई एमएम थ्योरी। एमएम थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय द फ्रांसिस्को मोदी गिलानी एंड मिलर इन 1961। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज डिपेंडेंट ऑन द इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पे डिपेंड करता है, डिविडेंड पॉलिसी पे नहीं करता। ये सवाल पेपर में पूछा जाता है कि जो एमएम थ्योरी के मुताबिक जो हमारा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो किसके ऊपर बेस्ड है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पर बेस्ड है एमएम के मुताबिक, डिविडेंड पॉलिसी पर बेस्ड नहीं है। इसकी मान्यताएं क्या कहती हैं, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फिक्स्ड है, नो रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का कोई रिस्क नहीं है। ठीक है, इन्वेस्टर इंडिफरेंट है, चाहे डिविडेंड दें चाहे ना दें, इन्वेस्टर इज इंडिफरेंट बिटवीन डिविडेंड और कैपिटल गेन इनकम में, दोनों में इंडिफरेंट है, कोई टैक्स नहीं है, कैपिटल मार्केट क्या है, परफेक्ट है। क्रिटिसिज्म क्या है, यही इसकी क्रिटिसिज्म है, परफेक्ट कैपिटल मार्केट डजंट एग्जिस्ट, ये होते ही नहीं कभी, टैक्सेस भी होते हैं, वो कहता टैक्स नहीं होते, ये कहता टैक्स होते हैं। assumption ऑफ नो अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी तो होती ही होती है। ठीक है, थ्योरी बिलीव्स दैट द शेयर होल्डर वेल्थ इज नॉट अफेक्टेड बाय द डिविडेंड। ये थ्योरी मान के चलते हैं कि शेयर होल्डर की वेल्थ इफेक्ट नहीं होती, परंतु होती है। आप लोगों ने जो फॉर्मूला ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है, P1 बराबर P0 इंटू 1 प्लस के माइनस D1। ठीक है, P1 क्या है, प्राइस एट द एंड ऑफ द पीरियड, P2 क्या है, प्राइस एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के, डी क्या है, डिविडेंड रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड। ठीक है जी, इसकी मान्यताएं क्या है, परफेक्ट कैपिटल मार्केट है, इन्वेस्टर रैशनल है, कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, फर्म की फिक्स इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, कोई रिस्क नहीं है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, P0 D1 प्लस P1 1 प्लस K। ठीक है, P0 prevailing market price of share, K cost of equity, D1 dividend भी received एंड ऑफ पीरियड में जो मिलना है, P1 मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ द पीरियड। ठीक है, P1 कैसे निकलेगा, P0 प्लस 1 प्लस के माइनस D1 करके निकल जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, ये क्या कहता है कि एज पर दिस डिविडेंड पॉलिसी इफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म, दिस मेथड, इसको ग्रोथ मेथड मॉडल बोला था अपने। ठीक है, गोल्डन मॉडल को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, अब बर्ड इन हैंड थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद एक चीज रह गई यहां पर,
एजेंसी कॉस्ट या एजेंसी थ्योरी। एजेंसी कॉस्ट का मतलब क्या है यहां पर, देखो असली मालिक कौन होते हैं, ओनर होते हैं शेयर होल्डर, परंतु कंपनी को मैनेज वाले लोग और होते हैं, कंपनी की मैनेजमेंट और होती है, ठीक है, और मालिक और होते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर वहां पर डेली रूटीन की एक्टिविटीज को देखने के लिए नहीं पहुंच पाते। सम टाइम क्या होता है, कंपनी की जो इंफॉर्मेशन होती है वो शेयर होल्डर तक नहीं पहुंचाने का काम करते ये मैनेजर लोग, ठीक है, इनके तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी, ठीक है। अब इनके बीच में अगर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती तो इनके बीच में कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, ठीक है। इस कन्फ्लिक्ट की क्या करनी पड़ती है, मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। अब इस मॉनिटरिंग करने पर जो खर्चा आता है उस खर्चे को हम लोगों ने नाम दिया एजेंसी कॉस्ट। कहता है एजेंसी कॉस्ट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टॉक होल्डर एंड द इंटरेस्ट ऑफ द मैनेजमेंट। हायर डिविडेंड पेमेंट आर आर्ग्यूड टू require more acquisition of external capital, subject management to greater scrutiny by the market, reducing agency cost। अब ये क्या कहते हैं कि मैनेजमेंट वाले कहते हैं कि भैया हमें मैनेज करने के लिए ज्यादा पैसे चाहिए, शेयर होल्डर कहते हैं कि हमें डिविडेंड के रूप में ज्यादा पैसे चाहिए। However, exposes the firm to high risk due to borrowing. The management therefore need engage in activities that will maximize the shareholder wealth and make full disclosure of their activities to provide of funds. The theory conclusion that the dividend are relevant since they affect the value of the firm। भाई अगर इनको इंफॉर्मेशन दे तो हमें ये कॉस्ट ना पड़े। और उसके बाद क्या कहता है कि अगर कंपनी डिविडेंड दे तो डिविडेंड अपने आप में ही क्या करती है, वो कंपनी की इंफॉर्मेशनल वैल्यू बन जाता है। अब जो कंपनी अपने शेयर होल्डर को बढ़िया डिविडेंड दे रही है, टाइम पे दे रही है, ठीक है, तो वही कंपनी के शेयर होल्डर वर्ड ऑफ माउथ बन जाएंगे, यानी कि उसके अपने मुंह से ही कंपनी का बगान करेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिविडेंड देना क्या है, बेहतर है, रेलिवेंट है, किसके मुताबिक, एजेंसी थ्योरी के मुताबिक। ठीक है जी, ये था हमारा इंपॉर्टेंट वाला डिविडेंड पॉलिसी जो कि हम लोगों ने स्टडी कर लिया। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे 8 बजे।